वंस अगेन नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान कलश पर। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बताया गया है कि जो हमारा ज्ञान कलश है उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान आपके लिए अलग अलग समय पर निकलता रहेगा। उसी कड़ी में आज मैं पवन आपको अगला सब्जेक्ट जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस, जो कि बीए करने के लिए हमारे कई सारे यूनिवर्सिटीज में जरूरी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसका मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके लिए दिए जा चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और जितना हो सके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, उन तक इस बात को पहुंचाइए कि ऐसा एक चैनल है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है और सिर्फ उनके लिए हम बिना किसी कॉस्ट के सब कुछ एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री है। आप आइए, हमें जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और जितना फायदा आप हमसे ले सकते हैं उतना फायदा आप लीजिए। यही हमारी जो उम्मीद है, यही हमारा इस ज्ञान कलश चैनल को स्थापित करने का यही उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, कोड 323। ठीक, क्या सिलेबस है इसका? अच्छा, इससे पहले कि हम सिलेबस के बारे में बात करें, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। अगर जैसे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर इस सब्जेक्ट को आपको एज ए डोमेन सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या कैसे है, वो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए, अगर आपको कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए बैचलर ऑफ आर्ट्स में, तो ये एक बहुत बड़ा डोमेन है आपका, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कई सारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उन्होंने एडमिशन लिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो उनसे आपकी बात भी करवाएंगे और सेशंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिल सके। खैर, तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज, ठीक, आखिर इसमें आएगा क्या, क्या पैटर्न होगा? पहला लाइन आप देखो, क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चंस। कितने सवाल होंगे आपके? 50 सवाल। ठीक है, जिसमें से 40 आर टू बी अटेम्प्टेड, जिसमें से आपको कितने करने रहेंगे? 40। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा, मार्किंग कैसे है? हर सही उत्तर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत उत्तर पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। फिर से रिपीट करता हूं, 50 सवाल रहेंगे। ठीक, 40 आपको करने हैं। एक सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत कर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं। खैर, तो आगे अगली बात यह है कि सिलेबस क्या है। मेजॉरिटी में देखो चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आप पेपर्स के लिए, बोर्ड पेपर्स के लिए आप आए हो, आप पेपर दे रहे हो, मेजॉरिटी में चीजें आपने सिलेबस में अपने कवर करी होंगी। तो आखिर यहाँ पर बूस्टअप कैसे करना है, कैसे वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो कैसे लेना है, वो हम आपको बताएंगे। कई सारी चीजें मैं आपको दूंगा समय समय पर, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी चैनल के माध्यम से हम आपको अलग अलग टाइम पर जैसे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, वो हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर प्लस उसके अलावा हम आपके लिए सैंपल पेपर्स भी प्रिपेयर करेंगे। हम आपको शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भी देंगे। ठीक है, हर चीज जो आपकी एजुकेशन के लिए नेसेसरी है, आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी है, हम आपको देंगे। ठीक, बस आपको ज्ञान कलश से जुड़े रहना है बस। बाकी आपकी जिम्मेदारी, मैंने पहले से ही कहा था, आपको जहां तक भी आपका एडमिशन है वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सिलेबस आखिर क्या है? अच्छा, सबसे पहला चैप्टर है क्या? द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक पार्टी का डोमिनेंस। कौन सी पार्टी थी? आप लोग जानते हो कौन सी पार्टी थी। आजादी के बाद क्या हुआ था, कैसे माइग्रेशन हुआ, एक तरफ से दूसरे तरफ लोग विभाजन के बाद कैसे गए, क्या क्या त्रासदी हुई उसके बाद, और फिर जब चुनाव होते हैं हमारे यहाँ आम चुनाव शुरुआत में, तो कैसे एक पार्टी थी
जो कि आप लोग नाम जानते हो, कांग्रेस वो किस तरह से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करके रखती थी। तो ये पहला चैप्टर है, पहले 3 जनरल इलेक्शंस, ठीक है, स्पेसिफिकली लिखा है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। फिर आम चुनाव पहले 3 कैसे होते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे देखो मैंने बताया कि कैसे डोमिनेंस था, किस तरह से कांग्रेस ने पूरा जो सिस्टम था उस पर अपना एकाधिकार किया हुआ था, ठीक, यानी वो हर जगह चुनाव ऑलमोस्ट जीतते थे। उसमें भी कुछ कैच था कि आखिर वो चुनाव कैसे जीतते थे, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग उसको बिल्कुल उसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट लेवल पे डोमिनेंस नहीं था पूरा। कैसे नहीं था, कुछ स्टेट्स में कोई अलग पार्टी थी, कुछ स्टेट में कोई अलग पार्टी थी, कई सारे लोग विरोध करते थे, लेकिन वो यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए कांग्रेस हमेशा चुनाव जीत रही थी उस टाइम पर। कॉलिशन नेचर, ठीक है, कॉलिशन माने आज भी एक हम शब्द सुनते हैं क्या, गठबंधन, गठबंधन की सरकार। अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या करेगा, 2-4 पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, और जो भी नेसेसरी नंबर होता है उसको वो लेके आते हैं, मगर गठबंधन की सरकारें चलती नहीं है। तो ये वो वाला एरा था जब गठबंधन की सरकारें चलना शुरू करती हैं, और फिर कैसे एक जो पार्टी का कोई विधायक है या सांसद है वो जाता था दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता था। एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें आपको दिखेगा कि किसी का तो नाम लिखा है जिसने बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज किया था, फिर अमूल ने उस पर क्या किया था, बढ़िया सा लेके आया था अच्छा सा कार्टून, ठीक है। देन हमारे पास अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है हमारा नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, यानी देश का गठन। देश का गठन, गठन मतलब जब भारत आजाद हुआ तो भारत कई सारी रियासतों में बना था, ठीक है, अलग अलग था, उसको बांधा गया। कौन था उसका प्रोमिनेंट लीडर, हम सभी उनका नाम जानते हैं, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्या क्या समस्याएं थी, नेहरू का अप्रोच क्या था, क्या कर रहे थे नेहरू, और मैंने पहले ही बताया जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ, शरणार्थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी, वो वाली समस्या आई, इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर, किसको एंट्री दी जाए किसको एंट्री ना दी जाए। माइग्रेशन 2 बार होता है, बड़ा मेजर माइग्रेशन, वैसे तो आज तक हो रहा है बट 2 मेजर माइग्रेशन होते हैं। कैसे उसको टैकल किया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या क्या उसकी समस्याएं थी, क्या समाधान निकाले गए थे। फिर क्या है, सबसे बड़ी कश्मीर समस्या, ठीक है। अच्छा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन से लोग थे, उन लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया, आखिर कौन कौन सी चीजें थी जिसके बेसिस पर जो अलग अलग राज्य थे वो मांग कर रहे थे कि हमको अलग स्टेटहुड चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पर कोई था जिसने क्या किया था, फास्ट रखा था, और उसका क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, बहुत ज्यादा स्पार्क हुआ, बहुत ज्यादा इसकी वजह से देश भर में तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक सर्टेन रीजन में बहुत सारी चीजें हुई, दंगे टाइप हुए, और जो सरकार थी उस समय उसको ऐसे निर्णय लेने पड़े कि उसने भाषा के बेसिस पर राज्यों का बंटवारा किया, ठीक है। वैसे इसके शुरुआत में खिलाफ थी सरकार। ये सारी चीजें वैसे आपने पढ़ी होंगी, हम प्रिपेयर कराएंगे इसको एमसीक्यूज के माध्यम से, ठीक। एमसीक्यूज का क्या है, क्योंकि पेपर में वही आना है, पेपर में ये नहीं आएगा कि अच्छा हाँ चलो लॉन्ग आंसर लिखो, ठीक है। पेपर में क्या आएगा, टिक करो, हम आपको टिक करना भी सिखाएंगे कि आखिर 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, कैसे गेस कर सकते हो, कैसे प्रॉपर गेस करते हो, तो गेस वर्क भी हम आपको देंगे, ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, आप ज्वाइन करिए, आप हर जगह जहां पर भी जो भी आपका एंडेवर है, जो भी आप जहां पर देखते हो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट प्लान डेवलपमेंट। क्या है प्लान डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट पहले तो ये था, क्या डेवलपमेंट प्लान हो सकता है, अगर प्लान है तो हम यहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, कौन सा देश था, फिर जब हमने उस देश को अडॉप्ट किया तो क्या क्या अडॉप्ट किया, क्या क्या छोड़ा। 5 ईयर प्लान, स्टेट सेक्टर एक्सपेंशन, राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या क्या थे न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और नया क्यों बोला गया, बॉम्बे प्लान क्या था, ठीक है। फेमाइन, सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल फॉलोअप्स, मतलब जब हमारे पास देखो युद्ध होता है 62 का, 65 का, 71 का, और उसकी वजह से अलग अलग बार अलग अलग उससे जो 5 ईयर प्लान थे
उसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसमें फाइबर प्लान नहीं चला सकते। कब कब किया गया, उसके क्या क्या आउटकम निकले, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज हमारे प्रायर वो होंगे, उसी के बेसिस पर हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारी बात क्या आएगी, नेक्स्ट हमारा आता है भारत के बाह्य संबंध, बाहर के देशों से हमारे संबंध कैसे हैं, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, देखो भारत के आजाद होने के बाद नेहरू वॉज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सो ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही डिसाइड किया, उनके ही कह सकते हो लीडरशिप थी, जिसकी वजह से आज जहां तक हमारा मतलब कह सकते हो कि फॉरेन रिलेशंस है उसमें कैसे कैसे बदलाव हुए, वो उसके बहुत बड़े कह सकते हो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। वॉर 1962, क्यों वॉर एस्केलेट हुआ, क्यों वॉर हुआ, चाइना के साथ 62 में लड़ाई क्यों हुई, कौन सा राज्य था, कहां से शुरुआत हुई, अरुणाचल से हुई, कश्मीर से हुई, कहां पर इंडिया थोड़ा सा गेन कर रहा था, कहां पर इंडिया आगे बढ़ा, कहां पर चाइना आगे बढ़ा, युद्ध रुका कैसे, क्या भारत ने कहीं से मदद मांगी, या क्या किसी थर्ड पावर ने, किसी बाहर के देश ने बीच में कहा नहीं भैया लड़ाई मत करो, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर पहले ही देख चुके हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, 65 और 71 में पाकिस्तान, बहुत फेमस। ठीक, फिर ये बहुत देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस, गठबंधन जो वर्ल्ड में अलग अलग देश कर रहे थे। हम लोग उस जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है, समसामयिक जो हमारी विश्व वाली राजनीति है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें 2 तरह के, जैसे ही 1945 में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो नेटो कंट्रीज बनी और वॉर्सा पैक्ट हुआ। ठीक, कैसे हुआ, वो चेंज यहां से कैसे होता है, क्या उस पर कोई असर पड़ा इसका, ये हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज होती है फर्स्ट यूज पॉलिसी, इंडिया कहता है नहीं भाई हम पहले यूज नहीं करेंगे, क्या है ये, क्या चाइना फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है, होती क्या है, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, इसका मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोलिफरेट माने क्या, अप्रसार, प्रसार करना, फैलाना। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है चैलेंज एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम का कैसे रिस्टोरेशन होता है, रिस्टोरेशन का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर, मतलब क्या कांग्रेस सिस्टम कहीं खत्म हो गया था क्या, क्योंकि हमने शुरू में तो पढ़ा कि भाई कांग्रेस सिस्टम तो बहुत डोमिनेट कर रहा था, क्या खत्म हुआ था, खत्म हुआ था तो क्यों हुआ था। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैसे आती है, क्या किया उन्होंने, ठीक है, आफ्टर नेहरू, नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, मतलब यहां पर कांग्रेस चुनाव क्यों उसके पास लगता है कि ओ माय गॉड अब तो हम लोग इलेक्टोरली हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या पीछे गए, क्या उनके यहां से सत्ता गई, अगर सत्ता थी तो उसका रीजन क्या था, लिखा तो है अपसेट लेकिन क्या सत्ता गई, स्प्लिट, कांग्रेस विभाजन होता है, जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसका रीजन क्या था। ठीक, कांग्रेस विक्ट्री 1971 इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ की राजनीति जो उस समय शुरू हुई राजीव इंदिरा गांधी के उससे, वो आज तक गरीबी हटाओ का नारा है, हटी नहीं हटी वो आप खुद लोग जानते हो, उसके बारे में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसका क्या मतलब था, देखो इसका सिंपल सी बात ये थी कि जब जो हमारे पॉलिटिक्स के लीडर्स थे उन्हें लगने लगा कि भाई अब हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लिए जो कि एक लोकतंत्र में नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, आखिर वो क्या स्टेप थे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पे लिखा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, इसका क्या मतलब है, क्या ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी माने जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस ये सब हैं, इन्हें क्या किसी के लिए कमिट होना चाहिए,
जुडिशरी, जुडिशरी क्या कमिटेड हो गई थी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कि भाई फलानी पार्टी या फलाने लोग कुछ काम करेंगे तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा था क्या? और अगर ऐसा था तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा था? अगर खराब था तो लोगों ने क्या किया और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस पर आवाज उठाई और उसका क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ आप जानते हो एक बहुत अच्छी सी चीज है, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी का फॉर्मेशन, राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। सिविल लिबर्टीज मीन्स क्या होता है? जो भी नागरिकों की अधिकार है उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, कुछ संगठन है काम करते हैं। उन्होंने जैसे मान लो कहीं पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? मान लो कहीं पर मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं, आवाज कौन उठाएगा? तो कुछ ऐसे संगठन बने इस दौर में जिन्होंने काफी बड़े पैमाने पर इस पर काम किया और आज तक वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है? रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब रीजनल जो हमारे होते, जैसे हमारे पास है, आज भी आप लोग सुनते हो जब पंजाब वाला अभी चल रहा था किसान आंदोलन, खालिस्तान बड़ा सा वर्ड है। ठीक है, खालिस्तान, ये क्या है? पंजाब क्राइसिस कैसे आई, क्या रीजन था? कुछ लोग थे या पूरा सेक्शन था? क्या पूरा पंजाब साथ दे रहा था? फेस कौन था? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984, सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, ठीक है, क्यों हुए? किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को असैसिनेट किया गया, मारा गया और उसका रिजल्ट ये हुआ। फिर भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या असर पड़ा? ठीक है, कश्मीर सिचुएशन क्या पहुंची, चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज टू द नॉर्थ ईस्ट। देखो ये तीन हमारे पास हैं, अगर आप भारत का मैप ड्रॉ करो, पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये तीन हमारे पास जगह हैं जहां के बारे में हम बात करेंगे कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आप एक होमवर्क तब तक कर सकते हो अपने एग्जाम के बाद, या आपको शायद टीचर्स ने बताया भी होगा करने को, कि वो कॉन्फ्लिक्ट आज कहाँ पे है, क्या उनका कुछ सोल्यूशन निकला, या अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो हम उसमें क्या सोल्यूशन की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही सोए हुए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट्स मतलब जो नए नए हमारे आंदोलन है। ठीक है, सोशल मीन्स क्या है? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक मूवमेंट मतलब जो भी समाज में सुधार के लिए किसी भी स्तर पर सुधार, जैसे महिलाओं की दशा, किसानों की दशा, ठीक है, SC ST की दशा, इनके लिए जो भी काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोशल रिफॉर्मेशन। ठीक है, सामाजिक सुधार, फार्मर्स, विमेन, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा जो एक हमारे पास कमीशन आता है, मंडल कमीशन, जिसकी वजह से आज एक वर्ड आता है आरक्षण। ठीक है, रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं फॉर सर्टेन सेक्शंस, कैसे दिया गया? क्या आफ्टर मैथ मतलब क्या होता है कि उसके बाद क्या हुआ? रिजर्वेशन तो चलो कब बना मंडल कमीशन, क्या तुरंत रिपोर्ट लागू हुई? कौन सी सरकार ने लागू करी? लागू करी तो क्या हुआ? उसमें से लड़ाई झगड़ा हुआ या सबने शांति से मान लिया? फिर क्या हुआ? डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कॉलिशन पॉलिटिक्स। कॉलिशन माने हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, गठबंधन होता है। अच्छा देखो, जब 1990s आता है तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल जो भारत में राजनीतिक चीजें थी वो काफी अप एंड डाउन चल रहा था, कोई भी स्टेबल सरकार दे नहीं पा रहा था। ठीक है, अलग अलग घटनाओं की वजह से, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर 2004 का चुनाव, यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस माने सबसे बड़ी बात ग्लोबलाइजेशन, 1991 LPG रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय, कौन लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर कौन था? पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये आई बात ओबीसीज इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, किस तरह से अदर बैकवर्ड कास्ट इस पूरी चीज में अब अपना रोल प्ले करना शुरू करती है। फिर दलित पॉलिटिक्स, और लास्ट में अयोध्या डिस्प्यूट एंड गुजरात राइट्स, किस तरह से गुजरात में दंगे होते हैं, क्या रीजन थे, और उन दंगों की वजह से क्या क्या सामना करना पड़ता है लोगों को, और उसके लिए जिम्मेदार कौन था। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक किताब है। मैं फिर से कहूंगा, ये सारी चीजें हम मेजर तो आप पढ़ चुके होंगे, जो हम रिविजन टाइप ऑफ करेंगे, जो हम आपका कोर्स कंप्लीशन कराएंगे, वो मेजॉरिटी में हम MCQ बेस पे करेंगे, जिसपे कि आपका सवाल आएगा।
ठीक है, मेजॉरिटी में हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, ढेर सारा पीटे देंगे, सॉल्व कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया। अब भाई चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड मीन्स देश, सॉरी विश्व। देश तो चलो हमने पढ़ा, उस समय विश्व में क्या हो रहा था समसामयिक तरीके से। देश में 1947 में आजादी मिली, विश्व में क्या हो रहा था। देश में 1962 में वॉर हुआ, विश्व में क्या हो रहा था। देश में 1970 में चुनाव हुए, सॉरी 71 में लड़ाई हुई, विश्व में क्या हो रहा था। ठीक, 75 में इमरजेंसी कंडीशन आई, विश्व में क्या हो रहा था। सो इस तरह से हमको पढ़ना है, हम दोनों चीजों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। अब भाई देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टू वर्ल्ड पावर्स, कौन कौन सी थी वर्ल्ड पावर सबको पता है, ठीक है। अभी मैंने नाम भी बताया, दो पैक्ट हुए थे, नेटो और वॉर्सो पैक्ट। ईस्ट और वेस्ट में कह सकते हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती हैं, पहले चैप्टर में बनाया मैप, मैप पढ़ लोगे काम हो जाएगा आधा। ठीक, बाइपोलैरिटी, बाइपोलर मीन्स सिर्फ दो पोल्स, मल्टीपोलर मीन्स कई पोल, जैसे अभी का विश्व है। ठीक है, यूनिपोलर मीन्स एक पोल, जैसे कि यूएस था, कब से कब तक था। नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन कौन सी कंट्रीज ने शुरू किया, भारत का क्या रोल था इसमें, नहीं था, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था अगर रोल था तो, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका बढ़िया सा एमसीक्यू बन सकता है इससे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड कोल्ड वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत वैसे तो नया नया आजाद हुआ देश था, बट जैसे ही आजाद हुआ उसने अपना एक बहुत बड़ा धाक जमाया विश्व की राजनीति पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीडर्स ऐसे थे और दूसरा जनसंख्या बड़ी थी, और हमारे बिना जो ये पास है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पर भी और राजनीतिक सांस्कृतिक तौर पर भी हमको ओवरकम करके, हमको पास करके कोई जा नहीं सकता। तो उस समय से हमारी धाक है। ठीक, तो भारत का क्या रोल था, बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। क्या रोल बदला है ये भी जानना जरूरी है। सेकेंड वर्ड, एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, मैंने बोला ना एक वर्ड है थर्ड वर्ड, क्या है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक, तो सेकेंड वर्ड कोलैप्स होता है। न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्कन, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, देन इंडिया रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। देखो ये चैप्टर में मेजर हम पढ़ेंगे रशिया प्लस इंडिया और रशिया का क्या हुआ। ठीक है, रशिया के साथ हुआ क्या, टूट गया, टूटा क्या, कितने पार्ट्स में टूटा, और जो टूटे पार्ट्स वो क्या कह रहे थे, क्या रशिया आज भी उन्हें मिस करता है कि अच्छा हाँ अगर मेरे साथ हो जाए तो कुछ हो जाए। और इससे अगर रिलेट करके देखो, ये कभी रशिया प्लस यूक्रेन कुछ चल रही लड़ाई, ठीक है, तो लड़ाई का क्या हुआ, क्या उसका यहाँ से कुछ रिलेशन है क्या भाई, वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अगली चीज है यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब आता है द बिग फिश, ठीक है, बड़ा मछली, बड़ा मछली यूएस। यूएस आता है, कहता है भाई सारे लोग हटो साइड, अब है मेरी बारी, और यूएस ने सबको डोमिनेट किया, और उसको हम कहते हैं यूनिपोलर था। उस समय सिर्फ एक देश था जो कहता था कि हम वर्ल्ड ऑर्डर चलाएंगे, हम जैसे चाहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर वैसे होगा। कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे, हम उसको देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो अफगानिस्तान, गल्फ वॉर एंड 9/11 का अटैक। क्या है गल्फ वॉर, खाड़ी देश, और इसको बोलते हैं खाड़ी युद्ध। क्या होता है खाड़ी युद्ध, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कब हुआ, अफगानिस्तान की लड़ाई तो आज तक चल रही, इराक को तो अभी छोड़ के गए। ठीक है, किसको मार दिया, ये सब पढ़ेंगे। डोमिनेंस एंड चैलेंजेस टू इट्स इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी, इंडियाज रीनेगोशिएशन इन रिलेशनशिप विद यूएसए। मतलब भारत देखो जब आजाद हुआ, इंडिया के रशिया से रिलेशन ज्यादा अच्छे थे, यूएस इसको कहीं से भी लाइक नहीं करता था। लेकिन समय के साथ यूएस को यह एहसास होता है कि अगर हमें वर्ल्ड ऑर्डर पर, या कह सकते हो एशियन कंट्रीज पर अपना दबदबा बनाना है, चाइना को काउंटर करना है, तो हमें भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा मैरिटाइम यानी कि समुद्र का तट है, वहीं से पूरा नेविगेशन है, वहीं से पूरा व्यापार होता है। हमारे पास से बिना हुए कोई पॉलिटिक्स, सॉरी जो व्यापार है वो नहीं कर सकता, और व्यापार नहीं तो पॉलिटिक्स नहीं, पैसा और पॉलिटिक्स साथ साथ। इसलिए यूएस को हमारी जरूरत है, थी और रहेगी।
फिर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, यानी हम लोगों ने पढ़ा दो सेंटर्स, कौन कौन से, पहले पढ़ा बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। फिर क्या है, क्या और भी कोई पावर के सेंटर उभर रहे थे, चाइना, ठीक, चाइना। माओ के बाद, माओ ने क्या किया था, माओ था कौन, हिस्ट्री में है सारा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ईयू आसियान, इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप चाइना। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, कौन से देश ने अभी यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, फायदा हुआ नुकसान हुआ, ठीक, ये पढ़ेंगे। आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कब बना, कहां है मुख्यालय, भारत से क्या रिलेशन है, क्या भारत सिग्निफिकेंटली आसियान के साथ अपने रिश्ते डेवलप कर पाया या फिर चाइना के पीछे पीछे लगा रहा, ये भी हम पढ़ेंगे। चाइना को फायदा हुआ है, चाइना को नुकसान हुआ आसियान से, भारत को फायदा हुआ है, भारत को नुकसान हुआ आसियान से, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर क्या था, हमने बताया कि अच्छा हाँ, दो जो हमारे वो थे, ठीक है, देश कौन कौन से, रशिया और यूएस। भैया लड़ाई चल रही थी, लेकिन वो कभी भी सामने की लड़ाई नहीं हुई थी, क्या नहीं हुई थी, पढ़ा होगा। डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सेस इन पाकिस्तान एंड नेपाल, ठीक है। अब हम अपना क्या लिखा है, साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या है, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, फिर है श्रीलंका, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, पड़ोसी देश, इनमें क्या हो रहा है इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर भारत को डेवलप करना है तो अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। इंडिया रिलेशनशिप विद नेबर्स, ठीक, अच्छा था टॉपिक, बढ़िया मजेदार। और क्या हमारे कोई नेबर हैं क्या जो हमको रहने नहीं दे रहे, हाँ, शांति से रहने नहीं दे रहे, चाहते हैं कुछ। फिर हमारे पास है टॉपिक नंबर 6, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर मतलब जहां पर यूएस डोमिनेट कर रहा था, कब, कोल्ड वॉर के बाद। रीस्ट्रक्चरिंग द फ्यूचर ऑफ यूएन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस बचा था, क्या बचा है, और अगर ऐसे ही चला तो क्या सच में कल को यूएन की किसी को जरूरत है। फिर इंडिया पोजीशन इन रिस्ट्रक्चर्ड यूएन, यूएन का जब रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भारत क्या कहता है इसके बारे में, क्या भारत एक परमानेंट पोजीशन मांगता है, कौन कौन से परमानेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब एक बात आती है, बहुत अच्छा सा वर्ड है, इसमें हम सबको पढ़ना चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस होती क्या है। हम लोग हर देश में, हर जगह पर अपनी अपनी सरकारें हैं, हर देश की। ग्लोबल मीन्स वैश्विक, विश्व की एक सरकार, सरकार भले ना हो लेकिन गवर्नेंस जो हो, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को चलाने का तरीका वो एक जैसा हो। कौन सा तरीका है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस बात करना चाहता है, या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतंत्र वाली कंट्रीज हैं, देश हैं, वो बात करना चाहते हैं, क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा पे ध्यान देना है भारत को और अन्य देशों को। नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी किसकी करोगे, ठीक है, लोगों की करोगे, अपने इक्विपमेंट्स की करोगे, अपने देश की करोगे, बाउंड्रीज की करोगे। ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन, ये इससे क्यों रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी का इशू आता है, एक देश अगर दूसरे देश पर हमला करेगा तो जाहिर सी बात है ये सारी जो चीजें हैं ये इंपैक्ट होना शुरू होंगी, ठीक है, इनका सिक्योरिटी से सीधा रिलेशन है, यही चीजें तो बचानी है हमें। फिर क्या है, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, किस तरह से पर्यावरण जो है उसमें ये सारी चीजें रोल प्ले कर रही हैं, ठीक। फिर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन पॉवर्टी रिसोर्सेज, राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट्स। ये देखिए बहुत अच्छा सा टॉपिक, ठीक है, ये पूरा पर्यावरण सेंट्रिक है, हम पूरा पर्यावरण की बात करते हैं इसमें, पर्यावरण में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भारत क्या स्टैंड ले रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
लास्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स। क्या है ग्लोबलाइजेशन? अभी जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप, क्या कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में? यूएन के मंच से उन्होंने तो ग्लोबलाइजेशन को ही खारिज कर दिया। सोचो, सबसे बड़ी ग्लोबलाइज बॉडी के मंच से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को ही खारिज कर दिया। ऐसे नेता हैं, ठीक है। फिर क्यों किया? क्या इंडिया सपोर्ट करता है कि नहीं? और भारत के साथ समस्याएं क्या है ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में क्या समस्याएं हैं? ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, काफी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जो छूटी होंगी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़िए, ज्ञान कलश पर। हम हर चीज जितनी भी हो सकेगी पीडीएफ के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको देंगे। आप एक पैटर्न फिर से इस बार एक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं लड़ाई में उतर रहे हो तो लड़ाई में उतरने से पहले उस जगह को, उस युद्ध स्थल को जानना बहुत जरूरी है। ये आपका युद्ध स्थल है, इसे जानो, ठीक है। तभी पता चलेगा कि कहाँ से कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नहीं है। और अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बताएंगे कि आपके इस युद्ध स्थल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही पॉलिटिकल साइंस में। बाकी वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। बस आप इतना करिए कि चैनल के साथ जुड़िए, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताइए कि हम आपके लिए सब कुछ फ्री लेकर आए हैं। नमस्कार।